हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर बात करते हैं हम सीबीटी 2 जो हुआ था लास्ट ईयर एसएससी जे 2023 में, उसके पीवाईक्यू को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज पहले पीवाईक्यू को देखें तो ये क्वेश्चन एज इट इज वहां पे पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन था कि ओवर हैंगिंग बीम CADEBF कैलकुलेट द सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड द बी। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना हमें पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे जो उनका बेंडिंग मोमेंट निकाला है उसका सम बताना है। इग्नोर साइन कन्वेंशन की क्लॉकवाइज मांगा है तो उसे पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज मांगा है उसे नेगेटिव लिया। जो भी आपने साइन कन्वेंशन मानते हैं उसे इग्नोर करके बस हमें जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसका सम बताना है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें लोड पता है 9 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है 1.5 मीटर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। और वहाँ पे 3 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है जो कि 1.5 मीटर पे, इस तरफ से बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो अगर बेंडिंग मोमेंट ए की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट ए पे अगर हम निकालना चाहते हैं ये हो जाएगा। पहले हम इस जो यूडीएल है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 9 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1.5 पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या है 1.5 जो हमारा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है तो बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 अपॉन 2 ये हो जाएगा। अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट 2 जो बी है, बेंडिंग मोमेंट बी है, उसके लिए क्या करेंगे 3 सेम 3 को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर 1.5 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया फिर से, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई करते तो बेंडिंग मोमेंट मिलता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कैल्सी मिलने का, कैल्सी से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही सॉल्व करना चाहें तो बेंडिंग मोमेंट ए प्लस बी हमें सब निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 प्लस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भाग ले लिया और ये जो कॉमन है हम इसे 3/2 और 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 क्या होता है 50 हो, इसको डेसिमल से हटाएंगे तो 15/10 आएगा जो कि 5 से कैंसिल होने के बाद 3/2 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा क्योंकि पहले से 2 प्रेजेंट है। तो अब अगर इसकी बात करते हैं ये हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 3/4। अगर इसको 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है हमारा 18। तो इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ दे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3/4, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3/4। अगर 3 से कैंसिल 2 से कैंसिल करना चाहे तो ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 से 9 और 3/2 हो जाता है मेरा 1.5, जो कि मुझे पता है 15 की टेबल अगर हमें आती है तो 15 9 से होता है 135, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो ये हो जाएगा 13.5 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का सम पूछ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था, इजी क्वेश्चन पूछा गया था, हमने मैन्युअली सॉल्व किया तो उसमें थोड़ा टाइम लगाया। आप कैलसी से करेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा कि 13.5 किलोमीटर मीटर। तो क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छे से रीड कर लीजिएगा। डायरेक्टली पता चला कि आप लोगों ने वो निकालना शुरू कर दिया, रिएक्शन निकालना शुरू कर दिया, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करके बनाया। तो वैसे की कोई नीड ही नहीं है, हमें डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट एट ए पूछ रहा है इधर से निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी पूछ रहा है उधर से निकाल लेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन इग्नोर करने का बोला है तो डायरेक्टली हम उनको सम कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा 13.5 किलो न्यूटन मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो किसी प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन निकालनी। बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीजें हमारी जिसका टाइम के संग उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, टाइम के संग उसकी वैल्यू डिक्रीज होने सकती है। कोई भी रीजन हो सकता है कि वो आउट ऑफ फैशन हो गया या फिर कुछ भी हमारे को उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो भी हमारी मशीन है, प्रॉपर्टी, उसमें जब एक टाइम के संग जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। पहले वहीं पे अगर बात करते हैं, हाँ अभी बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टी के डेप्रिसिएशन फाइंड करो जिसमें कॉस्ट हमारी है 30 लाख। तो कॉस्ट हमें दे रखी है 30 लाख और यहाँ पर हमें स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 3 लाख। अगर स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो 3 लाख दे रखा है, आफ्टर 30 ईयर्स फाइंड करना है। इजी बात ये है कि ये बस हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से फाइंड करना है, बुक वैल्यू भी निकालने को नहीं दिया, तो इतना इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट है उसमें हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट बोलता है हमारा 30 लाख, तो 30 लाख बोल रहा है कॉस्ट हमारा बोल रहा है 30 लाख। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 लाख में से हमारा स्क्रैप वैल्यू, 3 लाख हमारी स्क्रैप वैल्यू है। अगर 3 लाख की बात करें तो ये हमारी स्क्रैप वैल्यू है। कितने टाइम पीरियड के लिए बोला जा रहा है, वो है हमारा 30। तो 30 अगर मैं ऊपर नीचे कॉमन ले लूँ, वैसे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से आ जाएगा। 30 ऊपर नीचे कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 लाख बचेगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 लाख और यहाँ हमारे पास बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 10,000 आई थिंक सो। हाँ, तो 10,000 बचेगा यहाँ पर हमारे पास 10,000। अब बस कुछ नहीं करना है, इसे माइनस कर लेना। तो अगर मैं यहाँ से भी माइनस करना चाहूँ
तो ये हमारा 10,000 हो गया, माइनस करेंगे तो ये 0 0 0, यहाँ 0 और 10 माइनस 1 होता है 90, तो 90,000 मेरा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। 90,000 की बात करें तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, डेप्रिसिएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 90,000। स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट टाइम के लिए जो हमारा अब आगे जो CBT 2 पेपर आने वाला है उसके लिए क्या करेंगे कि यही जो क्वेश्चन है, अब हमारे पास कैलसी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह और भी जितने मेथड्स हैं उनके संग इस क्वेश्चन को सॉल्व। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रिनॉल नंबर्स फाइंड करो। रिनॉल नंबर फाइंड करना है हमें। बेसिकली किस लिए फाइंड किया जाता है, लेमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है, ये पता करने के लिए रिनॉल नंबर फाइंड करना है वाटर का। तो रिनॉल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले ये देख लेते हैं। रिनॉल नंबर के फॉर्मूले की बात करें तो रो वी डी, जहाँ पर डी हमारा डायमीटर है, वी हमारी वेलोसिटी है, रो हमारा डेंसिटी है, और यहाँ पर हमारा हो जाता है जो डायनेमिक विस्कोसिटी है। लेकिन यहाँ पर हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी, तो बस हमें पता है ये रिलेशन की जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसको अगर हम ये जो डायनामिक विस्कोसिटी उसको डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो वी डी अपॉन न्यू। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमारी जो वेलोसिटी है वो हमें मीटर में दे रखी है, तो बिल्कुल 5 पुट कर देंगे। लेकिन जो डायमीटर है वो 200 mm दे रखा है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 200 mm है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा मीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 यहाँ पर हो गया। नीचे हमारी डेंसिटी गिवन है हमें, जो काइनेमेटिक डेंसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो गिवन है हमें वो है 0.01 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4। मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे डेसिमल ऊपर भेजेंगे तो डेसिमल ऊपर भेजे और ये वाला डेसिमल इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बना, ये बन जाएगा हमारा 5 to 10 और 10 और 100 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का नीचे तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 1 इंटू 10⁻6, 1 इंटू 10⁻6 हमारे रेनॉल्ड्स नंबर आ गए। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, और आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो 1 इंटू 10⁻6 रेनॉल्ड नंबर हमारा आंसर है। डायरेक्टली वाटर की डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डेंसिटी बोल रही हूँ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन थी क्वेश्चन में, और आपको डायमीटर गिवन है, वेलोसिटी गिवन। तो इजी क्वेश्चन था ये। वहीं पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि जब हमें पूछा जाता है कि एल गिवन है, एक लेंथ गिवन है, हमें एल इफेक्टिव निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वन साइड से, जो वन साइड है, वन एंड है, वहां पर वो पिन है, बेसिकली उसको पिन भी कर रखा है और उसको रीस्ट्रेन कर रखा है हमने मूवमेंट के लिए भी। तो वो पिन भी है और वो रीस्ट्रेन है मूवमेंट के लिए। तो वन साइड जो है, वन एंड जो है, इट कैन नॉट मूव, मतलब हमारा हेल्ड है इन पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन ऐसे लिख लेते हैं, हेल्ड इन पोजीशन। तो एक एंड पर हमारा वो हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड अगेन मूवमेंट के अगेंस्ट भी रीस्ट्रेन्ड है, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है कि वो बस रीस्ट्रेन्ड है मूवमेंट के अगेंस्ट, लेकिन पोजीशन पे हेल्ड नहीं है। ऑन अदर हैंड पे क्या है, अदर एंड पे क्या देखने को मिलेगा, रीस्ट्रेन्ड है मूवमेंट के अगेंस्ट, लेकिन नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो इस कंडीशन में आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा जो हमारी एल इफेक्टिव होती है, एल इफेक्टिव जो होती है वो हमारी 3 टाइम्स 1.2 टाइम्स हो जाती है, हमारी 1.2 टाइम्स हो जाती है लेंथ से। और यहाँ क्वेश्चन में लेंथ कितनी गिवन थी हमें, 3 मीटर लेंथ आपको गिवन होगी। तो क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे तो 1.2 इंटू 3 करेंगे तो 3.6 आ जाएगा, क्योंकि 12 3 36 होता है, डेसिमल है, तो 3.6 मीटर देखने को मिलेगी हमारी एल इफेक्टिव। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन, यहाँ से क्या पता चलता है, जो कंडीशंस होती है हमारी, कंडीशंस जो गिवन होती है कि बोथ साइड रीस्ट्रेन्ड, बोथ साइड पिन, ओनली पिन्ड, तो ये जो कंडीशंस है जिसमें हमारा 1 हो जाएगा, 0.65 देखने को मिलेगा। तो ये जो कंडीशंस है वो याद रखना है, और डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। वहीं पर अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि एग्रीगेट का साइज गिवन है, आपको एग्रीगेट का साइज गिवन है 10 mm, 10 mm एग्रीगेट का साइज गिवन, तो कितना परसेंटेज ऑफ एयर हम एंट्रेन करा सकते हैं उस कंक्रीट में। तो 10 mm देखने को मिलेगा, 20 mm हम और भी देख लेते हैं। 20 mm पूछ लेता तो क्या करते, 40 mm पूछ लेता तो क्या करते। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो परसेंटेज एयर कितना एंट्रेन करा सकते हैं, तो इसकी बात करें 40 mm अगर हमारा एग्रीगेट साइज है तो 0.8% करा सकते हैं। 20 mm अगर एग्रीगेट साइज है तो 1% ही करा सकते हैं। और अगर हमारी 10 mm साइज देखने को मिल रहा है, 10 mm साइज देखने को मिल रहा है, तो हम 1.4% करा सकते हैं, 1.4% करा सकते हैं, एयर एंट्री करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। लास्ट ईयर 10 mm के बारे में पूछा गया था, अब घुमा के किसी और भी साइज के लिए, एग्रीगेट के साइज के लिए पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ टू मटेरियल। तो यंग्स मॉडुलस हमें दे रखा है, टू मटेरियल का रेशियो दे रखा है, इवन अपॉन ई2 का वैल्यू दे रखा है हमें 2.5। जहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेशियो ऑफ इलॉन्गेशन निकालना। तो सबसे पहली बात, इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारा डेल एल होता है उसका फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन ए ई। जहां पर क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो हमारा फोर्स लग रहा है वो भी सेम है, मतलब क्या कि P1 इज इक्वल टू P2 है, और जो हमारी लेंथ है वो भी सेम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, और हमें बस E1 E2 का रेशियो पता है, E1 E2 का रेशियो पता है, और हमें डेल L1 और L2 का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं इसको डेल L1 मान लूँ और इसको डेल L2 मान लूँ, और यहाँ से हम निकालना चाहें तो P एल और ए तो सेम है, तो हमें इसे पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, E2 और E1 निकालेंगे। तो हमने यहाँ से क्या पता चला कि डेल एल जो है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई के। इसका मतलब क्या है कि डेल L1 अपॉन डेल L2, डेल L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1, और E2 अपॉन E1, हमें E1 अपॉन E2 का रेशियो पता है। E1 अपॉन E2 क्या है हमारा 2.5, जिसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे मेरे 2.5, और यहाँ पे अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा मेरा 5। तो अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0.4, क्योंकि 20 होता है 5 की टेबल में 4 टाइम्स 20 होता है, लेकिन अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूँ तो 0.4। मतलब क्या है कि मेरा रेशियो ऑफ इलॉन्गेशन कितना निकल के आ गया, डेल L1 अपॉन डेल L2 की वैल्यू निकल के आ गई 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायग्राम की तरह था, एक डायग्राम था जिसमें हमें कॉलम दे रखा था, कॉलम दे रखा था, और पूछा था कि ये किसका मतलब ये डायग्राम क्या शो करता है, क्या ये सिंगल लेसिंग शो करता है, या सिंगल डबल लेसिंग शो करता है, या फिर ये क्या शो करता है, सिंगल बैटन शो करता है, या फिर डबल बैटन शो करता है। तो ये हमारा क्या शो करता है, डबल लेसिंग। अगर हम लेसिंग की बात करें तो क्या कब प्रोवाइड करते हैं, जब मेरे ये कॉलम के कंपोनेंट जो है, कॉलम के कंपोनेंट जो है जब वो स्पेसिंग जो है उनकी कम होती है, जब जो हमारे कॉलम के कंपोनेंट होते हैं जब उनकी स्पेसिंग कम होती है तो हम यूज करते हैं रिवेट्स, तो हम रिवेट्स यूज करते हैं। लेकिन जब स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है कॉलम के कंपोनेंट की, तो जब हम यूज करते हैं वो होता है लेसिंग। अगर सिंगल लेसिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, सिंगल लेसिंग हमारा कुछ इस तरीके से होता है। वहीं पे बैटन की बात करें तो बैटन हमारा प्योर 90 डिग्री पे होता है। तो ये क्या है, मेरा बैटन है, बैटन है, ये मेरा बैटन सिस्टम है। यहीं पे अगर इसकी बात करूँ तो ये मेरा सिंगल लेसिंग सिस्टम है, ये मेरा क्या है, सिंगल लेसिंग सिस्टम। और अगर क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो था मेरा डबल लेसिंग सिस्टम। अगर इनके एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल होता है, जो हमारा ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये 40 से लेके, जो एंगल है हमारा 40 से लेके 70 एंगल के बीच में वेराई करता है, 40 से लेके 70 डिग्री के बीच में वेराई करता है। ये डबल लेसिंग सिस्टम, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन ये था कि जो मैचिंग थी वहां पर हमें स्लीट ग्लेज और हेल दे रखा था, स्लीट ग्लेज और हेल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्लीट क्या होता है, ग्लेज क्या होता है, किससे रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है स्लीट ग्लेज और हेल। यहीं पे हम एक और टर्म याद कर लेते, देख लेते, तो होता है रेन ड्रॉप्स। अगर रेन ड्रॉप्स की बात करें तो रेन ड्रॉप क्या एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, जो कि जब हमारे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं तो उससे जो हमारा वाटर नीचे आता है उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और इसको बोला जाता है हमारा रेन। रेन की जो रेन ड्रॉप की जो साइज है वो 6 mm देखने को मिलती है। अगर रेन ड्रॉप की साइज की बात करें, रेन ड्रॉप की साइज की बात करें तो 6 mm देखने को मिलती है। वेल, वहीं पे एक डेफिनेशन लिखी होगी कि जो रेन ड्रॉप्स की साइज है वो 8 mm तक देखने को मिलती है। स्टोन मतलब बड़ी साइज के जो होता है वो हमारा होता है हेल। स्लीट की बात करते हैं तो जो फ्रीजिंग, जब प्रेसिपिटेशन आ रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो जो वाटर है या तो वो फ्रीज होके आ रहा है या फिर वो पार्शियली फ्रीज है और पार्शियली लिक्विड है। तो जब इस तरीके के हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है तो उससे बोलते हैं हम स्लीट। और ग्लेज क्या होता है, ग्लेज हमें तब देखने को मिलता है जब एक कोल्ड सरफेस है, कोल्ड सरफेस और प्रेसिपिटेशन हुआ और जब वो उसके कांटेक्ट में आया तो वो हमारी स्नो में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा ग्लेज है वो स्नो में कन्वर्ट हो गया। तो जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है और जब वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है तो हो जाता है हमारा ग्लेज। तो स्लीट, ग्लेज और हेल, ये बेसिकली इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये था कि जब हम क्रशिंग टेस्ट करते हैं एग्रीगेट का, क्रशिंग टेस्ट करते हैं एग्रीगेट का, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली पूरा प्रोसीजर सुनना है। वहां पे पूछा गया था कि जो एग्रीगेट्स हैं वो किस 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 सीप से पास करते हैं। तो हमें पता है एक 12.5 mm की सीप से पास करते हैं, एक 10 mm की सीप से पास करते हैं और एक हमारा 2.36 सीप की 6
mm की सीव से पास करते हैं। तो क्रशिंग टेस्ट बेसिकली स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने एग्रीगेट लिया 12.5 mm की सीव से पास, उस पर शेक कराया, उससे जो पास हो गया उसको 10 mm की सीव पे रिटेन कराया। तो 12.5 mm की सीव से उस पर शेक करा के पास कराया, 10 mm की सीव पे जो एग्रीगेट्स रिटेन हो गए उस पर हमने उसको लिया, उसको ले लिया हमने, उसका वेट करा, उसका वेट हो गया W1। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उस पर लोड लगाते हैं 40 टन का। तो 40 टन का लोड हम उस पर अप्लाई करते हैं 4 टन पर मिनट के हिसाब से। तो 10 मिनट्स तक ये प्रोसेस चलती है। तो हम 25 टाइम उस पर 25 ब्लोज कराते हैं, बेसिकली 25 टाइम्स ब्लो कराते हैं। हमें देखने को मिलता है कि 40 टन का हम लोड उस पर अप्लाई करते हैं। फिर जब हम इसको पास कराते हैं तो इससे पास कराते हैं हम 2.36 mm की सीव से। तो यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन सी सीव हमें क्रशिंग टेस्ट में देखने को मिलती है। तो यहाँ से जो पास करता है उसको बोलते हैं हम W2 माइनस W1 अपॉन W1 करके जो हम निकालते हैं वो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ एग्रीगेट निकल के आता है। जिसमें अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ एग्रीगेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी स्ट्रेंथ की। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ से हम निकालते हैं 12.5 mm और 10 mm और 2.36 mm की सीव देखी जाती है, और इससे हम स्ट्रेंथ निकालते हैं एग्रीगेट की। वहीं पर अगर टफनेस निकालना है तो हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। सेम हमारी जो सेम एग्रीगेट जो सीव की साइज है सेम ली जाती है, लेकिन वहीं पे अगर हम एब्रेशन टेस्ट की बात करें जहाँ पे वियर एंड टियर पता किया जाता है, एब्रेशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 12.5 mm की सीव होती है, 10 mm की सीव होती है, लेकिन 2.36 mm की जगह 1.73 mm की सीव देखने को मिलती है। आज हमने एसएससी जेईसीपीटी 2 में जो पीवाईक्यू पूछे गए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करना सही लगा है तो आप जरूर बताइए, या हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।